यद्वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सादर अभिवादन। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल पर संचालित भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आयोजित इस गरिमामय अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान माला में मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों, शोधार्थियों एवं भाषा अनुरागियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। भारतीय शब्द यात्रा की इस 9वीं श्रृंखला में आज हम भारतीय भाषा चिंतन के उस आधार स्तंभ पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हम निरुक्त विज्ञान कहते हैं। यह वह विज्ञान है जो शब्दों के अर्थ की गहराइयों तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। एक शब्दः सुज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। इसका अर्थ है कि एक भी शब्द यदि अच्छी तरह से जाना जाए और सही ढंग से प्रयुक्त किया जाए तो वह स्वर्ग और इस लोक में समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। यही शब्दों का यही शब्दों की सामर्थ्य है जिसे महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त में प्रतिष्ठित किया। आज हम उसी शब्द ब्रह्म की यात्रा पर हैं। तो चलिए हम सब साथ मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज का यह पावन अवसर पूर्णमासी का है और भारतीय ज्ञान परंपरा में पूर्णता का बहुत महत्व है। इस ज्ञान यज्ञ के प्रणेता पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष एवं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर और सह संयोजक डॉक्टर उमेश प्रजापति अलख सर के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज इस मंच के संचालन का गुरुतर दायित्व सौंपा है। इस विश्वास के लिए आप दोनों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में एक ऐसी विभूति उपस्थित हैं जिनका परिचय देना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। आचार्य त्रिभुवन शुक्ल जी, आप केवल एक नाम नहीं बल्कि भाषा विज्ञान और व्याकरण की चलती फिरती संस्था हैं। आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में हिंदी भाषा एवं भाषा विज्ञान के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 2010 से 2015 तक आपने साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के निदेशक के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं दी हैं। आपकी विशेषज्ञता का फलक अत्यंत विस्तृत है। कोश विज्ञान, अर्थ विज्ञान, शैली विज्ञान जैसे विज्ञानों से लेकर तुलसी के काव्य और हेमचंद्र शब्दानुशासन जैसे क्लिष्ट विषयों पर आपका समान अधिकार है। आपके पास करीब 40 वर्षों का अध्यापन का अनुभव है। आपके निर्देशन में कई शोधार्थियों ने शोध कार्य, डिलीट, एमफिल की उपाधि प्राप्त की है। अध्ययन अध्यापन के साथ साथ आपके पास वृहद प्रशासनिक अनुभव भी है। वर्तमान समय पर आप भारत सरकार के अनेकों प्रशासनिक निकायों के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विभिन्न विषयों से संबंधित आपकी 45 महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है। आचार्य शुक्ल जी जैसे विद्वान के लिए ये पंक्तियां बहुत सटीक रहेंगी। शब्दों के अर्थ नहीं होते, अर्थों के शब्द होते हैं। ज्ञान का वह अगाध सागर जिनके अनुभव की लहरों में व्याकरण और निरुक्त की गहराई है, जिनके व्याख्यान में कालिदास का लालित्यता भी है और यास्क की तार्किकता भी। ऐसे मनीषी आचार्य त्रिभुवन नाथ शुक्ल जी का हम अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं एवं बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अविज्ञातम विजानाति निरुक्तम, जो अज्ञात गुण अर्थों का विशेष रूप से स्पष्ट करे वही निरुक्त है। आदरणीय आचार्य जी,
निरुक्त वेदों का वह कान है जिसके बिना अर्थ की ध्वनि अधूरी है। हम सभी आतुर हैं आपके अनुभवों के सागर से कुछ मोती चुनने के लिए। अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ मैं आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और भारतीय भाषा चिंतन में निरुक्त विज्ञान विषय पर अपना पाथेय प्रदान करें। सादर आमंत्रण है आचार्य जी। ज्ञानानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवशां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भूतये राम नाम रत्नाकराधौत्पदां हिमालये किरीटिनी ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम, वन्दे भारत मातरम। आज के इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, जो चेन्नई में रहते हुए, कल वे बाहर थे, आज भी शायद बाहर ही होंगे, लगातार यात्रा करते हुए और विभाग में रहते हुए परिश्रम पूर्वक जिन्होंने इस कार्यक्रम को गति प्रदान की है, सातत्य प्रदान किया है, ऐसे हिंदी विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, कार्यक्रम का संयोजन कर रहे भाई उमेश प्रजापति जी, जो निरंतर अपनी अकादमिक गतिविधियों में व्यस्त रहने के बावजूद भी इस श्रृंखला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज के कार्यक्रम का संचालन कर रही रूपा जी और इसमें जुड़े हुए सभी बंधु भगिनी, सबका हार्दिक अभिवादन। आज का विषय है भारतीय भाषा चिंतन और निरुक्त। यह विषय बहुत गंभीर भी है, महत्वपूर्ण भी है और अपने विषयगत विवेचन की पृष्ठभूमि में बहुत व्यापक भी है। इसलिए इसे आज प्रारंभ करते हैं, शायद 2 या 3 व्याख्यानों में यह सिमट पाएगा। हम सभी जानते हैं कि निरुक्त वेदांग है, वेदांगों में निरुक्त की गणना होती है। 6 वेदांग हम सभी जानते हैं, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण और छंद। इन 4 का संबंध भाषा से है और 2 अन्य जो हैं कल्प और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प और ज्योतिष। निरुक्त वेदांग अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा में हम कैसे शब्दों का उच्चारण करें कि हमें स्पष्ट अर्थबोध हो। निरुक्त में, निरुक्त का अर्थ है निर्वचन, अर्थात
किसी शब्द का अर्थ क्या है और कैसे है, यह जानना। वास्तव में अर्थबोध कराने के लिए अनेक शब्दों में रहने वाले जो प्रकृत प्रत्यय हैं उनका विवेचन। अब इसका एक इतिहास है। निघंटु, निघंटु माने वैदिक शब्दों का संग्रह, वैदिक कोश। वैदिक कोश को निघंटु कहते हैं तथा उसके शब्दों का निर्वचन, अर्थ निर्धारण निरुक्त कहलाता है। आजकल जो अंग्रेजी और हिंदी के कोश हैं उसमें थोड़ी सी व्युत्पत्तियां दी जाती हैं, देखने को मिलती हैं, पर्यायों का संग्रह कर देते हैं। बाद में टीकाकार अपने भाष्य में उनकी व्युत्पत्ति, अर्थ आदि देते हैं। निघंटु की प्रक्रिया इससे अधिक व्यापक है। ये वैदिक कोश है। वैदिक कोश निघंटु कहलाता है और उसकी व्याख्या है निरुक्त। इस पर थोड़ा सा हमारे भारतीय भाषा चिंतन के जो आचार्य हैं उनमें मत वैभिन्न है कि निरुक्त, यास्क ने अपनी टीका में लिखा है निघंटु। निघंटु जो वैदिक शब्दों का संग्रह है और महाभाष्य के प्रमाणानुसार इसे कश्यपकृत माना जाता है। निघंटु जो शब्दों का संग्रह है, वैदिक शब्दों का संग्रह, निघंटु जिसे निघंटु कहा जाता है, यह कश्यपकृत का है, कश्यप मुनि का है। किंतु स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके अनुसरणकर्ता भगवत दत्त जी ने अर्थबोध परिशिष्ट को कौत्स्यकृत माना है, कहा कि कौत्स्य का है। और कुल मिलाकर के अनेक मत मतांतरों के बाद भी निघंटु की एक परंपरा हमें मिलती है कि कई निघंटु हैं, किंतु प्रचलित रूप से वर्तमान में यास्ककृत निरुक्त ही मान्य है और यही उपलब्ध भी है। यास्क ने अपने निरुक्त में कई निरुक्तकारों का उल्लेख किया है। औदुंबरायण का किया है, शाक्टायन का किया है, शाकपूर्णी का किया है, गार्ग का किया है, आग्रायण का किया है। ऐसे गालों का किया है, तैटिक का किया है, कौष्टिक का किया है। ऐसे अनेक आचार्यों का उल्लेख किया है। बहुत संभव है कि इस सब का अपना अपना निरुक्त रहा हो, पर पाणिनि व्याकरण के सामने जैसे इंद्र, आभिशाली, काशकृत्न आदि के व्याकरण आते हैं, वैसे ही यास्क के निरुक्त के सामने केवल सारे निरुक्त अस्त हो गए हों, माने
अस्तित्व में केवल यास का निरुक्त है। कुल मिलाकर यह मैं कहना चाहता हूँ कि निरुक्त वैदिक शब्दों की व्याख्या है, विवेचना है, और इन्हीं वैदिक शब्दों के संग्रह को निघंटु कहते हैं, और निघंटु की व्याख्या है निरुक्त। माने ऐसा कथन, ऐसी व्याख्या जो निर्विकल्पक हो। भगवत दत्त जी के अनुसार वैदिक कोश जो प्रकाशित किया गया, स्वयं भगवत दत्त जी ने एक वैदिक कोश बनाया है, जिसमें संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक आदि के साथ साथ निरुक्त की परंपरा का भी उन्होंने सम्यक उल्लेख किया है, और पूरी परंपरा दी है। और वह परंपरा महाभारत से लेकर के यहाँ तक कि रामचरितमानस तक आती है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा कि महाभारत में कुछ उदाहरण जो आए हैं वो है पालनाद्वीव पतिस्तम में भरतासी भरणांच में, ये अश्वमेध पर्व के 90 और 52 में आया है। इसी प्रकार से कई निर्वचन मिलते हैं, और यह निर्वचन का जो प्रकार है इसको महाभाष्यकार ने भी, पतंजल ने अपने महाभाष्य में भी स्पष्ट किया है कि जैसा उन्होंने कहा कि अक्षरम न क्षरम विद्यात् अस्तो तेषाम स्वरो अक्षरम 1-1-2, बल्कि यह परंपरा महाकाव्यों तक चली आई। कालिदास के रघुवंश के 2 सर्ग में दिलीप के मुंह से सिंह को कहलवाया गया, छतात किल, छतात किल त्रायत इत्युध, छत्रस्य शब्दों भुवनेषु रूढ़, ये रघुवंश के 2 और 53 में है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सुख राम नाम, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक पावक विश्रामा, ये निरुक्त करते हुए चलते हैं कि कौन है राम, जो सुख के धाम है, अखिल लोक पावक विश्रामा, अविश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, अजाके सुमिरन से रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये व्युत्पत्ति की परंपरा मैंने बताया कि वैदिक काल से लेकर के और गोस्वामी तुलसीदास तक हमें देखने को मिलती है। किंतु सारी व्युत्पत्तियों को देखने के बाद बहुत सी व्युत्पत्तियां अशुद्ध एवं असंदिग्ध भी, जैसे यस्मिन् धर्मो विराजते सह राजानं प्रचक्षते, यस्मिन् विलीयते धर्मस् तम देव विशलम विदुः। इस प्रकार से अनेक व्युत्पत्तियां असंदिग्ध
भी देखने को मिलती हैं। हम इन पर केवल यास की जो दृष्टि है, उस यास की निरुक्त की दृष्टि से हम विचार करेंगे कि सायणाचार्य ने निघंटु को ही निरुक्त कहा है। निर्वचन के लिए यास्क ने शब्दों के 4 भेद बताए: नाम, आख्यात, उपसर्ग एवं निपात। यह वर्गीकरण ऋक् प्रातिशाख्य काल में हो चुका था। इसीलिए यहाँ यह कहना है कि यास्क ने उसी को अनुवाद स्वरूप में रखा है। कहने का तात्पर्य है कि रीति जो शब्दों के 4 भेद ऋक् प्रातिशाख्य में है, उसी का विवेचन यास्क ने निरुक्त में किया है। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि वह तो निघंटु वैदिक शब्दों का ही संग्रह है और तो कुछ है नहीं। और उसी परंपरा को यास्क ने स्वीकार किया है। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है कि संस्कृत प्रायः श्लिष्ट भाषा है, जिसमें अर्थ तत्व पहले आता है और संबंध तत्व बाद में आता है। दोनों का पृथक्करण करना कठिन हो जाता है। दोनों तत्व प्रायः श्लिष्ट रहते, श्लिष्ट माने चिपका हुआ। जैसा कि अभी कहा गया कि अर्थ तत्व के मुख्यतः 2 भेद हैं, प्रातिपदिक और धातु। प्रातिपदिक क्या है? प्रातिपदिक है प्रतिपदम इत प्रातिपदिकम, जो प्रत्येक चरण में हो। जैसे राम शब्द है तो आप कहेंगे रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रवि रामई। मतलब प्रथमा से लेकर के और सप्तमी तक सब में राम है, प्रत्येक पद में राम है। कहीं वो राम है, कहीं रामौ है, कहीं रामा है, कहीं रामेभ्य है, कहीं रामात है। तो जो प्रत्येक पद में प्रत्येक चरण में हो वो प्रातिपदिक है। अधातु जिससे निष्पन्न होता है शब्द, जैसे गम धात से गच्छति मना चलने के अर्थ में गत्यर्थक धातु है। तो धातु और प्रातिपदिक यही मुख्य रूप से मुख्य माने गए हैं। और इसी को लेकर के निरुक्त के क्षेत्र में मतलब यास्क ने जो कार्य किया है वह सर्वत्र मान्य है। निघंटु में कुल 796 शब्द हैं, प्राय 536 कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। और इस प्रकार से नाम, आख्यात, निपात और उपसर्ग को लेकर के यास्क ने जो निरुक्त का विधान किया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और निर्वचन की दिशाएं भी हैं। उन्होंने पहले दिशा तय की कि कैसे हम निर्वचन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके उन्होंने 15 सूत्र बताए। एक है आदिशेष, जैसे प्रदत्तम शब्द है तो प्र
धन दत्तम आदिलोप, आदिलोपम में अस्तव, अस धन तह, स्तः, और अंतलोक में गम धन त्वा, गत्वा, और उपालोक में जगत धन अतु, जगमु, और इसी प्रकार से 15 निर्वचन के भेदों को उन्होंने बताया है कि जो जिनकी शरण पर वे अपने निर्वचन की भूमि तैयार करेंगे। निर्वचन ध्वनि साम्य से अधिक अर्थ साम्य पर जोर देता है। ध्वनि साम्य से अधिक अर्थ साम्य, अर्थात निर्वचन में ध्वनि साम्य से अधिक अर्थ साम्य का महत्व है। इसे यास्क ने स्पष्ट किया है। अर्थ नित्य, अर्थ नित्य, परीक्षयेत केनचित वृत्ति सामान्येन, अर्थ पर ध्यान रखकर किसी प्रकार के वर्ण विकार को सब, अर्थात उसकी शब्द व्युत्पत्ति ढूंढनी चाहिए। वर्ण विकार को जानना चाहिए, उसकी व्युत्पत्ति ढूंढनी चाहिए। स्वयं यास्क ने भी इसकी अनेक उदाहरणों द्वारा पुष्टि की है, और उसमें उन्होंने शाक्टायन की इस निर्वचन पद्धति का उपहास किया है कि उन्होंने 2 धातुओं के योग से सत्य शब्द का साधन किया। जैसे अस धातु का सत तथा ई धातु का यह शब्द सिद्ध की कोई प्रक्रिया और होनी बात नहीं है, ऐसा यास्क कहते हैं। कहते हैं कि यष्टि से लट्ठी बनने में लकुट का ल तथा दृश्य के देख बनाने में केवल प्रेक्ष क आधा क का ही प्रभाग है। इतिहास शब्द तो पूरे एक वाक्य का संप्रेषण है। इति ह आस, और यास्क की वैज्ञानिकता तो यह कहती है कि शाक्टायन का इस प्रकार से विवेचन असमीचीन है। तो उन्होंने कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यास्क ने अपने पहले के निरुक्तकारों का जहाँ खंडन करना था वहाँ खंडन भी किया है, और जहाँ मंडन करना था वहाँ मंडन भी किया है। जैसे उन्होंने कहा कि अर्थ समाम्नाय, उन्होंने कहा कि अर्थ समाम्नाय की प्राप्ति होने पर वृत्ति समाम्नाय नहीं मिलने पर भी वर्ण समाम्नाय मात्र निर्वचन कर दे, संस्कार का आदर न करे, शब्द का कुछ अर्थ दे देता है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना मार्ग बताते हुए, अपना सिद्धांत बताते हुए और शब्दों की व्युत्पत्तियां दी हैं, जिसमें प्रकृत प्रत्यय जैसे सुबंध, सुप्तिगंतम पदम, सुप और तिंग को पद कहा जाता है, पद की संख्या है। अब यही भ्रांतियां आज भी मिलती हैं। जैसे यास्क के समय में भ्रांतियां थी शब्दों की, वैसे आज भी है। जैसे
हम भाषा विज्ञान की बहुत सी पुस्तकों में देखते हैं कि पहिरना, पहिरना शब्द है, ये इसकी व्युत्पत्ति दी गई है हिंदी भाषा के इतिहास में। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हम लोगों के पाठ्यक्रम में पुस्तक थी हिंदी भाषा का इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा। उसमें हिंदी ध्वनियों का इतिहास बताते हुए पहिरना, इसे उन्होंने इसकी व्युत्पत्ति दी है कि परिधन धा, परिधन धा से बनाया है। अब परिधन धा से पहिरना की व्युत्पत्ति कैसे संभव है? यह अपिनह, पिनह और पहिन, पहिर भी बना सकता है। तो कहने का मतलब ये कि वहां तक न तो प्रकृति पहुंच रही है न प्रत्यय। तो बिना प्रकृति प्रत्यय के जो भ्रांत व्युत्पत्ति हुई है, यास्क ने अपने समय में उनका निषेध किया था। और आज भी बहुत सी निषेधात्मक व्युत्पत्तियां हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको पहिरना का कहा है और उदाहरण दिया है कि पृष्ठ 149 184 पर आप हिंदी ध्वनियों का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की पुस्तक को देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया? हो सकता है कि निरुक्त की परंपरा से वो आधार न लिया हो। ऐसे कसैला शब्द है, कसैला आप जानते हैं, स्वाद में कसैला होता है, कसैला खट्टा मीठा कसैला। इसे धीरेन्द्र वर्मा जी ने कषाय से व्युत्पन्न किया है, पर यह कषाय नहीं, कषाइल है। कषाय से नहीं बनेगा, कषाइल से बनेगा। तुंदिल की भांति, जैसे तुंदिल बनता है, उसी का भ्रंश है। कषाय संज्ञा है और कसैला तथा कसाइल विशेषण है। तो पहले तो आप ये जाने कि वो, जैसे कि उन्होंने कहा नाम आख्यात निपात उपसर्ग शब्द के 4 भेद, तो पहले तो भेदों को आप जाने ना कि वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है। जब कसैला है तो कसैला की ये व्याख्या, ये व्युत्पत्ति कसाइल का भ्रंश है और कसाय संज्ञा है। तो संज्ञा से कैसे उसकी व्युत्पत्ति हो जाएगी? इसलिए कसैला तथा कसाइल जो विशेषण है उससे होगा कि इसका भाव स्वाद कैसा है, उसकी विशेषता बतला रहा है। इसी प्रकार से एक व्युत्पत्ति दी उन्होंने अहेरी, अहेरी माने शिकारी, आखेटिक बाड़ी, बाटिका, पीढ़ी, पीठिका, इन सब का व्युत्पत्ति दी। ऐसे ही एक व्युत्पत्ति और है भोलानाथ तिवारी की। भोलानाथ तिवारी ने भी, जो पुस्तक हम लोग बहुत पढ़ते हैं, और अब तो बहुत सी पुस्तकें आ गई, पहले भोलानाथ तिवारी की पुस्तक बहुत पढ़ाई जाती थी, उसमें भी बहुत ही भ्रामक व्युत्पत्तियां दी गई हैं। जैसे यूथ को यू धन था, यू धन था, यूथ कैसे होगा? यूथी से जूही, वैसे ही गुथ से गूह और गुथ से गु धातु से उड़ादि प्रत्यय द्वारा निष्पन्न यह संस्कृत शब्द है। तो संस्कृत के स्रोत से न जोड़ने पर हिंदी की पुस्तकों में जो भ्रामक व्युत्पत्तियां दी गई हैं उनसे हमें बचना होगा। यही यास्क के निरुक्त के आधार पर हम जान सकते हैं। और यदि यास्क के निरुक्त को न जाने तो हिंदी में, हिंदी कोशों में भी
यहाँ तक कि हिंदी शब्द सागर में भी बहुत सी निरर्थक निरर्थक व्युत्पत्ति दी गई है। इसी प्रकार से किशोरीदास वाजपेयी ने भी बहुत सी ऐसी व्युत्पत्तियां की है, जैसे नासिका से नाक, शुद्ध से सुथरा, सुधरा, गढ़ना, सुघड़। ये व्युत्पत्ति नहीं है वास्तव में। हमें इस भ्रांत से उबरना होगा कि ये शब्दों का विकास है। जैसे पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस विकास क्रम से हिंदी के आचार्यों ने ले लिया, किंतु प्रकृत प्रत्यय जो भेद है, जैसे सुप और तिंग, सुप्तिकंतम पदम, उस परंपरा से नहीं किया कि कहाँ से उसका विकास हो रहा है। यदि उसको हम करते तो शायद ये जो अभी तक हमें गलत पढ़ाया जा रहा था उससे हम बच जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो नाम, आख्यात, निपात और उपसर्ग की परंपरा यास्क ने शुरू की, वह समाप्त हो गई और इसी आधार पर समाप्त हो गई कि अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर हिंदी व्याकरण का और भारतीय भाषाओं के व्याकरण की संरचना तैयार हुई। हमें इस पृष्ठभूमि को जानना होगा कि सबसे पहले जब अंग्रेजों का यहाँ शासन था तो ग्रीक और लैटिन से अंग्रेजी में उनकी तो अपनी कोई व्याकरण की परंपरा नहीं थी। अंग्रेजों की ग्रीक और लैटिन से लिया और उस अंग्रेजी के आधार पर जो व्याकरण बना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, उसी के आधार पर भारतीय भाषाओं का व्याकरण तैयार हुआ। मराठी में सबसे पहले हुआ, हिंदी में आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने भी उसी संरचना को, उसी मॉडल को लिया। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सभी भाषाओं में हम जो रियाज की परंपरा थी, आज मेरे जो व्याख्यान का मूल मंतव्य यही है कि हम उस परंपरा से निरुक्त की उस परंपरा से अपनी व्याकरणिक संरचना को जाने, अपने शब्दों की निरुक्त करें तो ठीक होगा। अन्यथा हम शब्दों का विकास देकर तो रह जाएंगे किंतु व्युत्पत्ति नहीं करेंगे। यही कारण है, आपको देखें कि आज तक, अभी तक हमारे पास कोई व्युत्पत्ति परक कोश नहीं है, इटमोलॉजिकल डिक्शनरी नहीं है। अभी 12-13 वर्षों के प्रयास से एक कोश तैयार हो रहा है केंद्रीय निदेशालय से। 12 वर्ष हो गए, पूरा नहीं हुआ, शायद पूरा हो जाए, हिंदी व्युत्पत्ति कोश। और उसमें हम लोगों का प्रयास है कि अपनी परंपरा से शब्दों की व्युत्पत्ति बताते हुए आगे बढ़े। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि व्याकरण ही अपनी परंपरा का होता तो शायद हम इस संकट से बच जाते। तो व्याकरण किस परंपरा से बना? व्याकरण बना नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन से। बनना किससे था? नाम, आख्यात, निपात और उपसर्ग से। मैं इस इतिहास को इसलिए देना चाहता हूं, उसके बाद हम निरुक्त पर आएंगे, निरुक्त के सिद्धांत पर आएंगे। इतिहास इसलिए देना चाहता हूं कि ताकि हमारी पृष्ठभूमि ठीक रहे और हम उस निरुक्तियों को ठीक से समझ सकें, उनका विवेचन कर सकें। तो
ये 8 भेद नहीं थे, हमारे यहाँ 4 ही भेद माने गए। नाम, आख्यात, निपात और उपसर्ग। और इसी को यास्क ने कहा नामाख्यात निपातोपसर्गाश्च। नाम, आख्यात, निपात और उपसर्ग। नामाख्यात निपातोपसर्गाश्च। नाम में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सब आ गए, नाम जितने नाम थे। आख्यात में क्रिया आ गई। और उसके बाद निपात में, निपात है जो वह वाक्यांश जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के निश्चित अर्थ देता है, जैसे ही, भी, तक, भर। यह पुस्तक उस तक पहुंचा दीजिए, माने और दूसरे को मत देना, उस तक। वह भी अच्छा लेखक है, भी निश्चित अर्थ देने के लिए। ही, भी, तक, ही, वह ही सज्जन पुरुष है, मतलब दूसरा नहीं है। तो निश्चित अर्थ देने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। तो नाम हो गया, आख्यात हो गया, निपात, और फिर उपसर्ग जो शब्दों के पहले लगते। तो नाम, आख्यात, निपात में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सब आ गया। तो हमारा व्याकरण शुरू होना था यहां से। और यह भी यास्क ने, यास्क चूंकि अर्थ पर चर्चा कर रहे थे, इटिमोलॉजी पर, व्युत्पत्ति पर चर्चा कर रहे थे, निरुक्त शास्त्र लिख रहे थे, इसलिए उन्होंने शब्द के 4 भेद बताए। हमारी व्याकरणिक परंपरा में 2 ही भेद हैं, सुप और तिंग। सुप और तिंग क्या है? सुप तिगंतम पदम, पद माने प्रयोग के योग्य जो बनता है उसे सुप कहेंगे, उसे सुप और तिंग कहेंगे। सुप तिगंतम पदम, सुप और तिंग मिलकर के पद बनता है, तभी वो प्रयोगार्य होता है। सुप्तिगंतम पदम, जैसे रामः गच्छति, राम जाता है, तो राम क्या है? सुप है। गच्छति क्या है? तिंग है। रामः गच्छति, राम गोज, इसी को अंग्रेजी में कहेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। राम सब्जेक्ट है, गोज प्रेडिकेट है। इसी को हिंदी में कहेंगे उद्देश्य और विधेय, और इसी की लिंग्विस्टिक शब्दावली में कहेंगे रीम एंड थीम। आप कहते हैं कविता की क्या थीम है? रीम एंड थीम, रीम और थीम लिंग्विस्टिक की शब्दावली में। तो हो गया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, संस्कृत में सुप और तिंग, हिंदी में उद्देश्य और विधेय, और लिंग्विस्टिक शब्दावली में रीम एंड थीम। यहां से व्याकरण की संरचना शुरू होनी थी भारतीय परंपरा के अनुसार। जब हम भारतीय परंपरा के अनुसार व्याकरण की संरचना शुरू करते, तब हम प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रातिपदिक, ये जो पारिभाषिक शब्द हैं उनके आधार पर हम निर्वचन करते, तो शायद न तो भ्रांति होती और न कहीं अपनी परंपरा से हम विमुख होते। अब आवश्यकता है कि हम भारतीय व्याकरणिक चिंतन के आधार पर भारतीय भाषाओं का व्याकरण बनाएं। आपके मन में आ रहा होगा कि अभी तक तो हमने ऐसा पढ़ा नहीं, अभी तक तो हमने पढ़ा वही नाउन प्रोनाउन की परंपरा वाला भी व्याकरण, अब वही हम पढ़ा भी रहे हैं। मगर आज यह संभव है
उसी भारतीय भाषा चिंतन की परंपरा के आलोक में हम भारतीय भाषाओं का व्याकरण तैयार कर सकते हैं। यह जरूर है कि प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, और अपनी अलग अलग व्यवस्था होती है। जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया और सहायक क्रिया, ये हिंदी की अपनी संरचना है। संस्कृत की संरचना है, चाहे कर्ता को पहले रखिए चाहे क्रिया को पहले रखिए, अर्थ में कोई भेद नहीं। गच्छति राम, राम गच्छति, दोनों चलेगा। किंतु हिंदी में राम जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम संज्ञा, पुस्तक कर्म, पढ़ना क्रिया, और है सहायक क्रिया। ये हमारी संरचना है हिंदी की। तो प्रत्येक भाषा की, मैंने कहा प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग संरचना है और अलग अलग व्यवस्था है। फिर भी भारतीय भाषाओं में संरचनात्मक समानता बहुत है। इसलिए प्रत्येक भाषाओं का व्याकरण भी बन सकता है और सभी भारतीय भाषाओं का भी एक यूनिफाइड व्याकरण बन सकता है। और इसका संकेत पाणिनि के अष्टाध्यायी में है। उन्होंने बहुत से क्षेत्रीय शब्दों को लिया है। उन क्षेत्रीय शब्दों को लेने का तात्पर्य ही है कि हम संरचनात्मक दृष्टि से जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें बहुत समानता है। थोड़ा सा यहीं पर यह भी विचार करते चलना चाहिए कि चॉम्स्की ने पाणिनि से ही प्रेरणा लेकर के, अष्टाध्यायी से ही प्रेरणा लेकर के उन्होंने एक सार्वभौमिक व्याकरण की नींव रखी, सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर की। और उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशनल जेनेटिक ग्रामर, जिसे हम संक्षेप में टीजी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल जेनेटिक ग्रामर, रूपांतरण प्रजनक व्याकरण। चॉम्स्की की यही कल्पना थी कि सभी विश्व की सभी भाषाओं का एक व्याकरण हो सकता है। उसके पीछे उनका तर्क था कि सभी भाषाएं मनुष्यों के द्वारा बोली जाती हैं। मनुष्य भौगोलिक दृष्टि से भले ही अलग अलग क्षेत्र का हो सकता है, किंतु मनुष्य होने के कारण कुछ उसमें कॉमन कोर है, कुछ तो ऐसा है जो समान है। क्रोध है, घृणा है, श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, मानवीय गुण तो चाहे जहाँ का आदमी हो सब में होगा। इसलिए सभी मनुष्यों की अलग अलग भाषाओं का, सभी देशों की अलग अलग भाषाओं की का एक सार्वभौमिक व्याकरण बन सकता है। यद्यपि यह प्रयत्न अभी तक संभव नहीं हो सका, मगर भारतीय भाषाओं का एक सार्वभौमिक व्याकरण बन सकता है। इस दिशा में कुछ तुलनात्मक प्रयास हुए भी हैं। एक भाषा विज्ञान के अध्ययन का पक्ष है व्यतिरेकी अध्ययन। व्यतिरेकी अध्ययन बहुत हुए हैं भारतीय भाषाओं के परस्पर। उन्हें देखने के बाद हम ध्वनिगत, रूपगत, वाक्यगत, अर्थगत जो संरचनाएं हैं उनके आधार पर हम एक सार्वभौमिक व्याकरण बना सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हम पहले
निर्वचन शास्त्र की भारतीय परंपरा, भारतीय जो चिंतन है व्यास का, जिस पर दुर्गाचार्य की टीका है, उसे देखें। उसके आधार पर जो हमारी भारतीय व्याकरण की परंपरा है, उसकी संरचना है, वह अनेक या सभी भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार उनके व्याकरण की तैयारी हम कर सकते हैं, उस व्याकरण का निर्माण कर सकते हैं। तो आज का व्याख्यान क्योंकि बहुत विलंब से प्रारंभ हुआ, इसलिए आज मैं केवल भूमिका के रूप में इतना ही रखूंगा कि हम निर्वचन शास्त्र को समझें, अपनी व्याकरणिक परंपरा को समझें और अपनी भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार प्रत्येक भाषा का व्याकरण तैयार होना चाहिए और मॉडल होना चाहिए हमारी जो परंपरा है वेदांगों की। उस वेदांगों की परंपरा से ही हम भारतीय भाषाओं का व्याकरण तैयार करें। यह अपना एक भविष्य का चिंतन होना चाहिए, रूपरेखा होनी चाहिए। और इस दिशा में बहुत से प्रयास हुए भी, मगर वे प्रयास बंद हो गए। आज से मुझे ध्यान है कि वर्धा विश्वविद्यालय द्वारा एक योजना भारतीय मॉडल पर व्याकरण की तैयार करने की हुई थी। उसमें मुझे भी संज्ञा प्रकरण लिखने के लिए दिया गया था, मगर बाद में योजना बंद हो गई। एक योजना नागरिक पचाणी सभा से भी चलाई गई थी, पर वह भी बंद हो गई। एक योजना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यूजीसी की ग्रांट पर शुरू किया था, वह भी बंद हो गई। कहने का तात्पर्य है कि ये योजनाएं शुरू तो हुई मगर बंद हो गई, पूरी ही नहीं हुई, चल ही नहीं पाई। उनके पीछे क्या बहुत सी परिस्थितियां थी, उनका विवेचन करना न तो विषय है आज का और न ही अपेक्षित है। केवल संकेत कर रहा हूं कि इस दिशा में प्रयास तो हुए, वो प्रयास पूरे नहीं हुए। आज आ सकता है कि भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार उनका अपना व्याकरण बनना चाहिए, न कि अंग्रेजी के मॉडल पर बने हुए व्याकरण। क्योंकि अंग्रेजी के मॉडल पर बने हुए व्याकरण हमारी भाषिक संरचना को स्पष्ट करने में असमर्थ है। तो आज मैं केवल आपके सामने भारतीय भाषा चिंतन में निर्वचन निरुक्त की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, केवल रूपरेखा की बात की। अगले व्याख्यान में मैं निरुक्त शास्त्र के सैद्धांतिक पक्षों और उनके व्यवहारिक पक्षों पर चर्चा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आपका स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से कोई कुछ प्रश्न आपके मन में हो तो आप सादर आमंत्रित हैं आपके प्रश्नों के लिए। वाणी की वीणा से आपने ज्ञान का स्वर छेड़ा है, निरुक्त के कठिन पथ को सरल बोध में मोड़ा है। आपने जिस सरलता से निरुक्त की जटिलताओं को सुलझाया और वैदिक साहित्य से लेकर आधुनिक भाषा विज्ञान तक के सेतु का निर्माण किया, वह बहुत अद्भुत है। आपने सिद्ध कर दिया कि अर्थम विना शब्दः शव इव भवति। अर्थ के बिना शब्द शव के समान है, और शब्दों की व्युत्पत्ति और उनके तात्विक अर्थ पर आपका यह व्याख्यान हमारे पाथेय के रूप में सदैव सुरक्षित रहेगा। इस ज्ञान गंगा के लिए हम आपके अत्यंत ऋणी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जैसे आपने आज कहा कि आपने केवल आज निरुक्त की रूपरेखा तैयार की है, और इसके सैद्धांतिक विचार पर हम आप को अगले व्याख्यान में जरूर सुनना चाहेंगे। जी जी सर।
अब हम अगले अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न उठा हो, क्योंकि अब आचार्य जी हम सभी को सुन पा रहे हैं, तो आप श्रोतागणों में से किसी के पास कोई प्रश्न हो तो आप आमंत्रित हैं, आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। जी, कृपया अनुमति हो तो एक प्रश्न करना है। जी सर। स्वागत है, स्वागत है। जी सर, आपका व्याख्यान बहुत ही अच्छा रहा। प्रति सप्ताह सर आपका तो चल ही रहा है व्याख्यान, लेकिन आज का विशेष लगा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि इस विषय पर आपने बहुत ही गंभीर विचार आज रखे। इस पर मेरा भी थोड़ा शोध कार्य है। मैं जैसा देखा कि हम जिन शब्दों को अंग्रेजी का कहते हैं या फिर फॉरेन का हमको बताया जाता है, इनकी भी मूल उत्पत्ति हमारे संस्कृत व्याकरण, संस्कृत निरुक्त, संस्कृत शास्त्र में ही है। लेकिन हमको सही ढंग से बचपन से ही देखा है कि पढ़ाया नहीं गया है। जो अंग्रेजी व्याकरण जो है उसको पूर्णतः अलग कर दिया गया है। मूलतः संस्कृत का व्याकरण को यदि हम थोड़ा सा ढंग से पढ़े, थोड़ा गंभीरता पूर्वक पढ़े, तो हमें भारत की सभी भारतीय भाषाओं में का व्याकरण का भी ज्ञान हो जाता है, उनकी एक सूत्रता का भी ज्ञान हो जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है बिल्कुल। कि क्या अंग्रेजी व्याकरण के साथ में संस्कृत व्याकरण को तुलनात्मक अध्ययन करने का कुछ कार्य हुआ है? इस विषय पर कृपया बताएं। देखिए, तुलनात्मक कार्य तो बहुत हुआ है, मगर चूंकि अंग्रेजी की संरचना और भारतीय भाषाओं की संरचना में बहुत बहुत असमानता है। पहले तो यही देखिए कि वहाँ वहाँ 26 वर्ण हैं और यहाँ 52। तो कैसे काम चलेगा वहाँ? तो वो तो बहुत बहुत दरिद्र भाषा है, असमर्थ भाषा है। तो तुलनात्मक कर लीजिए, मतलब उससे कोई मिलने वाला नहीं। यहाँ तो प्रत्येक प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह है, इसीलिए देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि माना गया है। फोनेटिक स्क्रिप्ट कहा उसे, देवनागरी को। किसी और का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आचार्य जी उत्तर देने के लिए तैयार हैं। किसी और के मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आप बाबू सर से आगे करें अध्यक्षीय भाषण के लिए। जी सर। सर मेरा भी प्रश्न था सर एक। जी, प्रश्न है तो जी आप जी। रखें, और एक चैट बॉक्स में भी प्रश्न है, उसको भी ले लीजिएगा। शुक्ल सर को मेरा प्रणाम। सर मेरा नाम पंकज कुमार टेमरे है और मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के भाषा विज्ञान विभाग का शोधार्थी हूँ। सर मैं प्रकृति विश्लेषण पर मैं अभी शोध कार्य कर रहा हूँ। आवाज गूंज रही है, आप लोग सब एक साथ बोल रहे हैं। सर सभी और लोग लोग यदि म्यूट अपना कर दो। इसकी म्यूट कर दें सर तो आवाज प्रॉपर पहुंच जाएगी। पंकज जी बोल रहे हैं, रूपा मैम आप बोलिए। अपना म्यूट कर दें। डॉक्टर कमल सर आपका भी म्यूट कर दे तो आवाज क्लियर आने लगेगी। जी। सर मेरा प्रश्न था, मैं हिंदी और पवारी एक मध्य भारत की भाषा है जो बालाघाट, सिवनी और गोंदिया भंडारा जिले में मुख्य बिल्कुल रूप से बिल्कुल बोली बिल्कुल जाती है। बिल्कुल सर पवारी मैं है।
जी सर, तो मैं पवारी और हिंदी की क्रियापद बंधों को लेकर अभी काम कर रहा हूँ, लेकिन सर मुझे इसमें आंकड़ों की जुटाने की बहुत समस्या होती है। तो सर मैं ये बोल रहा हाँ था कि जो भारतीय भाषाओं की जो बोलियां हैं, जो भाषाएं या उपभाषा हैं, उनका जो ग्रामर हम देखते हैं, व्याकरण नहीं मिलता है। और पवारी जैसी भाषाओं में तो कोई ऐसा ग्रामर भी नहीं है और कुछ साहित्यिक किताबें भी नहीं है, बहुत सीमित मात्रा में जानकारी मिलती है। तो सर ऐसे समय में हम क्या करें कि आने वाले शोधार्थियों को हम इस क्षेत्र में तैयार कर सकें, और हम ऐसा कौन सा कार्य करें कि हम भविष्य में भारतीय भाषाओं में ग्रामर तैयार कर सके और आने वाले विद्यार्थियों के लिए मार्ग को सुलभ कर सके। इसके लिए क्या सर आप टिप्स देंगे? मेरा बस यही प्रश्न था देखिए, सर। ऐसा है, बोलियों की व्याकरणिक संरचना के लिए हेमचंद का शब्दानुशासन शासनम देखना चाहिए। हेमचंद का शब्दानुशासनम, जो संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का व्याकरण है, 6वीं जी सर। शताब्दी का। शताब्दी जी में सर। था, मुझे मुझे डाउट है कि किस शताब्दी का है। हाँ, मतलब प्राचीन है। तो ये हेमचंद का शब्दानुशासन पढ़ना चाहिए। और इसका अनुवाद भी हो चुका है हिंदी में, प्रतिभा प्रकाशन से। इलाहाबाद प्रतिभा प्रकाशन नहीं, प्रतिभा प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है। जी जी सर। आप सर शायद मेरा और एक आगरा आप शायद आगरा में आए थे क्या संस्थान, भारतीय भाषा चिंतन पर जो एक संगोष्ठी हुई थी? आपका पेपर था क्या पवारी? जी सर। हाँ, जी सर। जी सर। पवारी पर आपने एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था केंद्रीय इंग्लिश संस्थान आगरा में। जरूर जरूर सर, किया था सर, आप वहाँ पे अध्यक्ष के रूप में थे सर। हाँ, मैं था वहाँ। जी जी सर, मैं नवंबर को। पहचान गया जब आपने पवारी का। जी उस जी सर, समय भी 9 मैंने नवंबर को आपको मैं। कुछ कहा था। जी। ठीक ठीक ठीक। आपसे बहुत बहुत सारे सुझाव मिले थे सर उस समय भी, और वो हाँ बहुत ही अच्छा अनुभव रहा था सर। हाँ उस सेमिनार में बहुत अच्छा अनुभव रहा था सर। जी। सर और एक तो विषय आप था काम सर, करिए, मेरा अपने प्रश्न और और था। पढ़िए, हेमचंद शब्दानुशासन को पढ़िए। जी जी सर। सर मेरा और एक प्रश्न था कि जैसे हम्म। कामता प्रसाद गुरु जी हैं और भोलानाथ तिवारी जी हैं, इन्होंने जो ग्रामर लिखा है या आधुनिक व्याकरण हमें दिखाई देते हैं। भोलानाथ तिवारी तो ने जब हम, ग्रामर नहीं लिखा। जी सर, जो भाषा विज्ञान में जो भोला छोटी मोटी जानकारी मिलती हाँ, है, तो सर इस भाषा आधार पर जो विज्ञान से सादृश्य किया है मूलक, तो हिंदी जो भाषा की सादृश्य संरचना है मूलक इनकी किताब, बहुत सी पुस्तकें सादृश्य हैं। मूलक अगर पद्धति ध्वनि अपनाते हैं संरचना तो। है, रूप संरचना है, वाक्य संरचना है, सभी संरचनाओं पर काम किया है। मगर व्याकरण करके ऐसी कोई पुस्तक नहीं है। हाँ, मैं ये जो आप कहना चाहते हैं, मैं ये कहूंगा इस बारे में कि ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पहले काम किया है उनका कोई योगदान नहीं है। उनके समय जो स्ट्रक्चर था, जो परिस्थितियां थी, जो वातावरण था, जो शासन तंत्र था, उस हिसाब से उन्होंने काम किया। अब समय के हिसाब से अब हम हमें अपनी औपनिवेशिक मानसिकता से उबरना है। तो अब हमें अपने ढंग से प्रयास करना चाहिए। सीधी सी बात। जी सर, धन्यवाद सर। उनके मेरे शब्दानुशासन को मैं देख लूंगा, यदि वो किताबें मुझे मिल जाती है तो सर मैं इसका अध्ययन करूंगा। जी जी। जी हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आचार्य जी, एक और प्रश्न चैट बॉक्स में है। भारतीय जी जी। भाषा परिषद के माध्यम से भारत सरकार संस्कृत के आधार पर संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के लिए एक समान तकनीकी शब्दावली बनाने का अभियान चला रही है। उद्देश्य है कि पहली कक्षा से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि आदि की पाठ्य पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जा सके।
इसके लिए संस्कृत के शब्दकोशों से तकनीकी शब्दों का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कैसे चयन किया जाए? देखिए, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली, पश्चिमी खंड, आर के पुरम में स्थापित है और यह एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी शब्दावली आयोग है। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर के समुद्र विज्ञान और जितने विज्ञान है सबकी पारिभाषिक शब्दावली बना ली गई है। ठीक है ना, मानविकी की, साइंस की, हाँ विज्ञान की, सबकी। तो उस आधार पर हम इसकी संरचना तैयार कर सकते हैं। और अभी भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा एक ऐसा कोर्स बन रहा है जिसका नाम है शब्द सिंधु। उसके 3 चरण हो गए हैं। उसमें भी सारी समस्त भारतीय भाषाओं के शब्दों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा प्रयास है। और एक अभी, अब मैं चूंकि हमारा विषय है इसलिए नहीं कहना चाहता, एक मैंने अभी बनाया है बृहत अभिनव हिंदी कोश। ये 2 खंडों में प्रकाशित है। इसमें मैंने सभी संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की धातुओं को भी दिया है। परिशिष्ट में 126 पेज का परिशिष्ट है और 2600 पेज का भी कोश है 2 खंडों में। आप देख सकते हैं। मुझे संकोच होता है अपने ग्रंथों का उल्लेख करने। वो अपभ्रंश का जो मैंने बताया वो भी मेरा ही है। मैंने लेखक का नाम नहीं लिया। किसी और का अगर कोई प्रश्न हो, अन्य प्रश्न अगर कोई पूछना चाह रहा है तो कृपया पूछें। आचार्य जी, ये जी हजाम जी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के द्वारा जितनी भी शब्दावलियां बनाई गई है वो सारी की सारी जी ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है और हर एक शब्द में जी फीडबैक देने का भी एक सुविधा, विकल्प प्रदान किया गया है ताकि उसमें कोई सुधार चाहे तो कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई व्यक्ति सुझाव दे सकता है, ये भी है। लेकिन अभी भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि संस्कृत के आधार पर बने, माने संस्कृत में जो शब्द है वही शब्द हिंदी में रहे, वही उड़िया में रहे, वही बंगला में रहे, वही शब्द में रहे। तो संस्कृत के आधार पर जो आधुनिक विज्ञान है, जैसे कंप्यूटर साइंस है या केमिकल्स है, केमिस्ट्री है वगैरह है, जो भी आधुनिक विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है, उन सब में संस्कृत में जो शब्द है वही शब्द सभी भारतीय भाषा में हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। इसके ऊपर अभी हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक 2 दिन का सम्मेलन भी हुआ था। उनकी नीति है कि यदि भारतीय भाषाओं में शब्द उपलब्ध है और खासकर संस्कृत में, तो हम उसी स्रोत को लेंगे, अगर नहीं है तब अन्य स्रोत से। तो अभी क्या है कि जितनी शब्दावलियां आयोग के द्वारा जो शब्दावलियां हैं वो अधिकांशतः अंग्रेजी से हिंदी, अंग्रेजी से अन्य भाषाओं में है। संस्कृत से अन्य भाषाओं में अभी बहुत कम उपलब्ध है। तो इसके लिए नहीं कुछ वो ऐसा नहीं, मार्गदर्शन कीजिए। देखिए स्रोत की बात है, सभी भाषाओं में है। एक तो उनका समेकित कोश बना हुआ है सभी भारतीय भाषाओं का एक साथ, वो सारे 22 भाषाओं सारे शब्दकोशों की ऑनलाइन लिंक मैंने चैट बॉक्स में दी है और सारे शब्दकोश वहां उपलब्ध है। जी ऑनलाइन कर दिया गया है, सारे सब उपलब्ध है ऑनलाइन। अच्छा, दूसरी बात यह है मैं तो उनके कई कोर्सों से जुड़ा हूँ, करीब 15-20 सालों से काम कर रहा हूँ। जैसे भाषा विज्ञान का पारिभाषिक कोर्स तैयार किया मैंने और कई तैयार किया है। तो वहाँ अब
क्या वहाँ का सिस्टम ये है कि वो प्रत्येक 5 साल 10 साल बाद उसका वो मूल्यांकन भी कराते हैं कि जो नए शब्द आ गए उनको जोड़ते भी। ये है। नहीं तो फिलहाल संस्कृत के आधार पर जो भी शब्द उपलब्ध है आधुनिक विज्ञान के, उनको कैसे तलाशा जाए, इसके बारे में कुछ मदद कैसे करें, कुछ मार्गदर्शन कीजिए। उसका उसका देखिए आधार है कि हम उन शब्दों को के स्रोत को जानने का प्रयास करें पहले तो। और जानेंगे कैसे? निर्वचन शास्त्र के आधार पर ही जानेंगे, निरुक्त के आधार पर ही जानेंगे। जैसे मैंने आप प्रारंभ में कहा था, क्योंकि विषय थोड़ा सा जटिल था इसलिए शायद ध्यान में बहुत लोगों को नहीं आया होगा। आप तो बड़े प्रबुद्ध हैं, आप जानते हैं कि पहले हम प्रातिपदिक और धातु इनको देखते हैं कि उसकी धातु क्या है। हाँ, धातु उसकी संस्कृति इनकी तो किस हिसाब से है, तो उसमें कौन सा प्रकृति प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा उपसर्ग लगा है। हाँ, तो कुल 16 प्रत्यय हैं और 22 उपसर्ग। यदि इनको हम ध्यान में रख लें और उनके प्रयोग को ध्यान में रख लें तो हमारी बहुत सी समस्या हल हो जाती जी, मुझे मुझे लग रहा है कि हरिराम पंसारी साहब को उनकी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त हो गया होगा। तो समय काफी हो चुका है और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब निवेदन करते हैं डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर से इस महत्वपूर्ण विषय पर आप भी अपने अनुभव को साझा करें। स्वागत है सर। धन्यवाद उमेश जी। आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होते हुए सबसे पहले तमाम अपने श्रोताओं के प्रति मैं उनसे क्षमा याचना करता हूं आरंभिक व्यवधान के लिए। रूपा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आचार्य जी का परिचय दे दिया था और आचार्य जी बाद में जुड़े, थोड़ा सा व्यवधान हो गया, कारण उस तरफ दोनों हम लोग यात्रा में थे, मैं भी यात्रा में था और उमेश जी भी यात्रा में थे और नेटवर्क की भी समस्या होती रही। व्यवधान के लिए मैं जरूर सबसे पहले क्षमा मांगता हूँ। और आचार्य जी ने ये जो भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा पर व्याख्यान शुरू करने के बाद आज 9वां व्याख्यान है आचार्य जी का इस विषय पर। और इसको जैसे आचार्य जी ने जब इच्छा जताई भारतीय भाषा मतलब भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा पर वे विचार देना चाहते हैं, हमने इसको वर्गीकृत किया है भारतीय ज्ञान प्रणाली में। तो उसका एक निश्चित उद्देश्य था और इस कार्यशाला से संबंधित जब उन्होंने विषय हमारे पास दिया, भारतीय भाषा चिंतन में निरुक्त विज्ञान दिया। आप इनविटेशन में देख सकते हैं जो मतलब इस कार्यशाला संबंधी हमने जो आमंत्रण पत्र जारी किया उसमें जानबूझकर अंग्रेजी में जो आप देखेंगे मैंने एक तो कोटेशन में निरुक्ता लिखा, फिर वहां पे आपको अंग्रेजी में सेमांटिक डेरिवेशन दिया, जानबूझकर दिया। ये कारण क्या था? जैसे आचार्य जी ने कहा इस पर एक व्याख्यान में पूरा नहीं होता, आज केवल पृष्ठभूमि ही उन्होंने हमें दी है। वास्तव में वहां मैं एटिमोलॉजिकल मतलब एटिमोलॉजी का शब्द प्रयोग करना चाहा। एटिमोलॉजी भी फिर वो सीमित हो जाता है वहां दृष्टि, तो इस दृष्टि से मैंने सेमांटिक डेरिवेशन दे दिया। कारण क्या था? एटिमोलॉजी एक मतलब जन दृष्टि से मतलब पब्लिक की दृष्टि से एक सामान्य शब्द मान लीजिए, कई लोग समझ सकते हैं।
लेकिन हम लोग जब भाषा चिंतन की दृष्टि से और अकादमिक दृष्टि से जब सोचते हैं कि उसका अर्थ निष्पादन किस दृष्टि से हो रहा है, किस दृष्टि से उसका अर्थ का विकास हुआ है, तो इस दृष्टि को लेकर निरुक्त मतलब जैसे आचार्य जी ने अभी तक हमें बताया कि यास्क ने भारतीय दृष्टि से, विशेषकर भारतीय वैदिक चिंतन की दृष्टि से जो मतलब परिभाषीकृत करने का जो प्रयास किया, उनसे पूर्व के और उनसे मतलब उनके पूर्व के जो भी मतलब व्याख्यान किए हैं, तो उन सबसे मतलब जहां उनकी सहमति थी असहमति थी प्रकट करते हुए जो किया है उस पर विचार दिया है। और मूलतः आज चूंकि भूमिका बांधते हुए आचार्य जी ने दो बिंदुओं पर यहाँ पे हमारा ध्यान आकर्षित किया। एक कि चूंकि हम भारतीय भाषाओं में भारतीय भाषा चिंतन की बात कर रहे हैं, इस संदर्भ में भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय भाषाओं के लिए व्याकरण सुनिश्चित हो, क्योंकि जब अंग्रेजों का मतलब 250 साल तक भारत में अंग्रेजी की शिक्षा दी गई और अंग्रेजों की परंपरा के अनुसार ही हम अपनी भारतीय भाषाओं के व्याकरण का निर्माण करने लगे। और अंग्रेजों ने क्या किया था, लगभग जितनी सारी भाषाओं के पीछे वे लगे हुए थे, उनके लिए व्याकरण का भी निर्धारण किया और कोशों का निर्माण भी किया। तो वो पश्चिमी दृष्टि से जो कुछ हुआ है, तो उसको भारतीय दृष्टि से और भारतीय परंपरा अनुसार और भारतीय भाषाओं के शब्द संस्कार जो है और भाषा की संरचना की जो दृष्टि है, उस दृष्टि से हम व्याकरण का निर्माण करें। तो वहां पे निश्चित रूप से आचार्य जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि हमारी मतलब शब्द उत्पत्ति से संबंधित जो भ्रांतियां हैं, वो भ्रांतियां दूर होना हो, निश्चित रूप से हमें वो जरूरी है। तो वही उस दृष्टि से मैंने यहाँ पे एटिमोलॉजी शब्द का प्रयोग ना करके थोड़ा और गहराई से सोचकर मैंने वहां पे सेमांटिक डेरिवेशन शब्द का अंग्रेजी में प्रयोग किया था, ताकि विशेषकर यहाँ लक्ष्य क्या हो गया, वहां पे अंग्रेजी समझने वाले भी यदि सोचे तो उनकी दृष्टि स्पष्ट हो जाए वहां पे। और दूसरा, जैसे भारतीय व्याकरणिक चिंतन के आधार पर व्याकरण बनाना ही नहीं, मुख्यतः जैसे अभी सवालों की परंपरा में जो भी सवाल आए, शुरू से देखा जाए तो एक तो राहुल जी का, फिर पंकज जी का, फिर हरिराम पंसारी जी का, इस बीच एक और चैट बॉक्स में भी जो सवाल आए हैं, तो वो विशेषकर भारतीय भाषा समिति की ओर से एक और जो परियोजना चल रही है, मतलब वही समान तकनीकी शब्दावली की जो परियोजना है उसके तहत, हाँ, उस परियोजना को इन दिनों में आचार्य सर राजू जी देख रहे हैं। जो भी आप लोगों की जिज्ञासाएं थी, मतलब भारतीय भाषा समिति ने किस दृष्टि से अब उस परियोजना को हाथ में लेकर कार्य शुरू किया है, तो इस पर जरूर हम सर राजू जी से भी अनुरोध करेंगे कि अलग मतलब जो भारतीय अपना जो मतलब लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की कार्यशाला की श्रृंखला के अंतर्गत उसको रखते हुए, ताकि लोगों की जिज्ञासा वहां संतुष्ट हो जाए, हम जरूर आमंत्रित करेंगे। जहां तक बात है अभी जैसे आचार्य जी ने उसके जवाब देते हुए जो भी बताया था, वहां स्पष्ट है कि जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है और यहाँ तक कि राजभाषा विभाग भी, राजभाषा विभाग की कोई ऐसे मतलब हम नहीं कह सकते कि कोई मतलब उसके साथ एक लगाव के साथ उनकी कोई परियोजना रही है। कुछ तो परियोजनाएं समय समय पर कर रहे हैं। शब्द सिंधु जो है, बस वो तो सिंधु है ही, उसमें ले जाकर शब्दों को डाल रहे हैं, वहां थोड़ा सा कुछ और पक्ष है। लेकिन जैसे CSTT है, तो उसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 ही आधार है। तो अब उसमें स्पष्ट है कि मूलतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द स्रोत लेकर, तो मतलब हम भारतीय विशेषकर हिंदी का विकास सुनिश्चित करें, ये निर्देश वहां पर है। तो उस दृष्टि से अब भारतीय भाषा समिति की
किन और दायरों को ध्यान में रखकर वो करना चाह रहे हैं और उसकी सफलता की दृष्टि से उनकी क्या योजना है, इस पर जरूर हम ध्यान देंगे। और दूसरा, जैसे पंकज जी का जो सवाल था, और आचार्य जी ने बाद में स्पष्ट किया है कि जो मतलब हेमचंद का जो शब्दानुशासन है, तो जिसका हिंदी जो वर्षन है, तो आचार्य जी का ही आचार्य जी की ही एक पुस्तक है, तो उसका संदर्भ दिया था। तो एक तुलना की दृष्टि से दूसरी किताब भी यदि आप चाहेंगे, शब्दानुशासन का एक उसकी मतलब गुजराती व्याख्या जो है भायानी जी ने की थी, और उसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर इसका अनुवाद उन्होंने किया था बयानी। आपको तुलना के लिए उसका भी ले सकते हैं। और उसका पुनः प्रकाशन, मतलब हम लोग उस व्याकरण की व्याख्या का पुनः प्रकाशन नहीं करना चाह रहे थे। हमने महसूस किया कि भारत के विशेषकर हिंदी की माँ संस्कृत कहते हैं, माँ नहीं, मैं कहता हूँ नानी, वो भी ग्रैंड मदर, उतनी बड़ी ग्रैंड मदर है, सीधी नहीं है। कारण हम उसकी पूर्वजा के रूप में हमें अपभ्रंश को देखना चाहिए। तो अपभ्रंश व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही आचार्य जी ने अभी दृष्टि दी है। और इसलिए हम लोग पांडिचेरी विश्वविद्यालय की ओर से जब इस पर कार्य किया, हमने सोचा निश्चित रूप से जो भयानी जी की पुस्तक ज्यादा प्रचारित नहीं हुई थी उस समय, तो विशेषकर उन्होंने गुजराती में मूलतः लिखा था और अंग्रेजी में भी काफी है उनका, लेकिन बिंदु भट्ट जी ने जो अनुवाद किया उसका ज्यादा प्रसार नहीं हुआ था। हम एक पाठ्य पुस्तक बनाना चाह रहे थे, तो उस क्रम में बस उनसे मतलब भयानी जी की पुत्र वधु से हमने अनुमति मांगी, उन्होंने दे दी है। 1 साल से पहले ही उनकी अनुमति मिली थी, लेकिन पाठ्य पुस्तक अभी प्रेस में है, तो मिलने के बाद आपको प्रति मिल सकती है। तो ये मैं अतिरिक्त जोड़ना चाहा यहाँ पे। और बाकी कई सारे सवाल हैं, जैसे आचार्य जी ने कहा था कि आज विषय उन्होंने बस विषय की भूमिका बांधी है, इसमें 3-4 व्याख्यान और होने चाहिए, तभी जाकर आप गहराई से इसकी समझ उत्पन्न कर सकते हैं अपने दिमाग में। तो मैं इसलिए यहाँ पर अपने वक्तव्य को सीमित रखना चाहता हूँ। 2 दृष्टियां, एक तो अभी काफी समय भी हुआ है, आचार्य जी का कल भी ऐसे ही काफी समय खींचते रहे हम, तो इसलिए मैं तमाम बिंदुओं पर पुनः व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाम्स्की के पक्ष को लेकर थोड़ा बोलना चाह रहा था, क्योंकि ये सारे अभी जो हमारे जनवरी सत्र जो शुरू हुआ है, इसमें अभी तीसरे सप्ताह के बाद जो चौथे सप्ताह में पाठों पर जा रहे हैं, वहां पे निश्चित रूप से आज आचार्य जी के व्याख्यान के कई सारे बिंदुओं पर बहुत अच्छी समझ के साथ वे अध्ययन कर सकते हैं हमारे तमाम ये ऑनलाइन जो छात्र हैं। तो उसी दृष्टि से आचार्य जी का पुनः मैं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक करना चाहता हूँ। और आगे मतलब अगली पूर्णमासी से लगभग 3-4 महीनों तक लगातार आचार्य जी जब इस विषय पर प्रकाश डालेंगे, निश्चित रूप से गहन समझ के साथ हमारे तमाम प्रतिभागी इस पक्ष को, विशेषकर आचार्य जी ने जैसे कहा कि निरुक्त का आधार जो है वैदिक दृष्टि से शब्दों का निष्पादन जो है, मतलब विकास जो हुआ है, तो उस पर स्पष्टीकरण के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो उसी दृष्टि को विकसित करने के लिए आचार्य जी अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे। तो पुनः आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए अभी आज आचार्य जी के प्रति जैसे उमेश जी यात्रा करते हुए भी प्रमाण पत्र बनाया था, तो उसको साझा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। आचार्य जी के प्रति ऐसा कोई प्रमाणों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो शताधिक पुस्तकों के कर्ता धर्ता है, तो इसके बावजूद जो परंपरा उमेश जी ने शुरू की है उसका पालन कर रहे हैं हम। और दूसरा, रूपा कुमारी जी ने शुरू में, उनका तो काफी पेशेंस था, क्योंकि इस तरफ मैं भी जुड़ नहीं पाया था, उस तरफ उमेश जी तो जुड़ ही रहे थे, लेकिन उनके पास भी नेटवर्क की समस्या थी।
फिर मैं दौड़ धूप करते हुए आके लैपटॉप तक पहुंचा, वहां फिर नेटवर्क की समस्या आई। ये सारे होते हुए भी अंततः मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया संचालन किया है। तो सबसे पहले आचार्य जी के प्रति हम श्रद्धापूर्वक नतमस्तक है। तो उनके आज के योगदान के लिए बस प्रमाण पत्र जो उमेश जी ने बनाया, तो उनके प्रति भी हम लोग उनका अभिनंदन करते हुए इस प्रमाण पत्र को यहाँ प्रदर्शित कर रहे आचार्य जी को समर्पित करने के लिए। दूसरा बड़ा योगदान आप तो जानते हैं, आज रूपा कुमारी जी ने बहुत बढ़िया संचालन किया और भूमिका भी मान दी, जो आचार्य जी उस समय नहीं थे, सुन नहीं पाए थे। काफी विस्तार से उन्होंने इस विषय की भूमिका बांधी थी और आचार्य जी का परिचय भी दिया था। तो जिसे बाद में आचार्य जी जब हम लोग रिकॉर्डिंग यूट्यूब के माध्यम से प्रसारित करेंगे तब जरूर सुन सकते हैं कि रूपा कुमारी जी ने कितना अच्छा इस पर मतलब प्रतिपादन किया था विषय का। तो हम दोनों के प्रति पुनः श्रद्धापूर्वक नतमस्तक है। और चूंकि आज काफी समय हो चुका है, हम कार्यक्रम को समाप्ति की ओर जाते हुए बस दोनों को प्रमाण पत्र जारी होने के बाद बाकी मेरी एक क्वेश्चन तमाम है मित्र अपने इंतजार में होंगे। अध्यक्ष हाँ, महोदय जी से हाँ एक सर, हाँ सर। क्वेश्चन है मेरा। जी आपकी तरफ से एक योजना चलाई गई थी, वो इसमें भी लागू होगी क्या? निश्चित रूप से मयंक जी, निश्चित रूप से। आप थोड़ी देर बंद कीजिए, मैं बोलूंगा। कर दी। हाँ, वो जो है हम जो कार्यशाला परंपरा भाषा प्रौद्योगिकी कार्यशाला परंपरा में जो चला रहे हैं, तो उसमें आपने देखा कल अंतिम शनिवार था और आज पूर्णमासी का दिन था। आप लगातार, आपको तो पता है हम कितना कुछ कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि बिल्कुल पहले क्या था, मैं जब पत्रकार था 90 के दशक में, उस समय मुश्किल से 3 घंटे सो पाता था। तो पुनः वह चक्रीय भ्रमण आ गया। मतलब आज इतने आयु में भी मैं 3 घंटे भी नहीं सो पा रहा हूँ। तो जरूर हम उस कार्यशाला में मतलब अगले बुधवार तक जाते जाते निश्चित रूप से उनको हम लोग दे पाएंगे। मैंने पिछले बुधवार क्षमा याचना सबसे की थी, इस बार तो वो हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। इस बीच ये दोनों भी जब आए हैं, मतलब 31 और 1 तारीख, 3 तारीख भी मैं बाहर हूँ, लेकिन कई सारे व्यवधान है, यात्रा करते हुए, विमान में जाते हुए इधर उधर। अब यहाँ हिल स्टेशंस में हूँ अभी, जरूर उसको करेंगे। आप ये आपको पता है IKS की मतलब प्रणाली में अलग से ये व्याख्यान चल रहे हैं, तो इसलिए वो सवाल वही करें तो बेहतर रहेगा। जरूर उसका ध्यान है हमें, बस वही समय और बाकी साधनों की कमी है, तो वो ध्यान रखिए जरूर। ठीक, और कोई है तो जरूर। हाँ, उमेश जी ने अभी शेयर किया है, आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में मित्रों के लिए जो प्रमाण पत्र, प्रतिभागिता प्रमाण पत्र, वो आप लोग फीडबैक भर के प्राप्त कर सकते हैं।